जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, का हाल चाल है? एकदम बढ़िया मास्टर जी। और बारिश वारिश हो रही है? खूब बारिश होए लायक है और खेतीहर मन ले तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। और देखो ऐसा बारिश के मौसम में भी एकदम हम बेरा से आए गेली कि राउर से बहुत सारा जानकारी लेवे के आए। अरे भाई, जानकारियां तो हम लोग देंगे ही। हाँ। और जानकारियां देने के लिए ही तो हम ये कृषि दर्शन लेकर आते हैं किसान भाइयों। तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और जानकारियों की बात तो करेंगे ही। पहले पर्वतिया जी, हाँ। अगर हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें देख लें तो कैसा रहेगा? कृषि समाचार के तो हमरे भुलाइए नहीं सकीला। हाँ। हमरे कर सबकर से का कहे ना इम्पोर्टेंट भाग है। देखिए, अब तो पर्वतिया जी भी जो है वो थोड़ा बहुत कुछ सीखने लगे हैं, अंग्रेजी भी सीखने लगे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी सीखें और बहुत सारी जानकारियों को लें, इसीलिए हम लेकर के आए हैं आपके बीच कृषि समाचार। देखिए, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फेरी कर मछली बेचने वाले मछली विक्रेताओं को अनुदानित दर पर मिलेगा वर्दी, आइस बॉक्स और साइकिल। राज्य में चलाई जा रही है जैविक औषधीय मिशन। पावर टिलर बेहतर तरीके से करता है बुआई हेतु खेत तैयार। जो मछली विक्रेता घूम घूम कर मछली बेचते हैं, उनकी सहायता के लिए मत्स्य विभाग उन्हें एक योजना के तहत साइकिल, आइस बॉक्स और वर्दी अनुदानित मूल्य पर दे रही है। फेरी कर मछली बेचने वाले इस योजना से लाभ ले सकते हैं। राज्य के वैसे मछली विक्रेता जो फेरी करके मछली बेचते हैं, उनके लिए सरकार एक साइकिल और एक इंसुलेटेड आइस बॉक्स और वर्दी अनुदान में देने की घोषणा की है। वर्दी 100%, साइकिल और आइस बॉक्स 50% अनुदान पर मछली विक्रेताओं को दिया जाएगा। वहीं गरीबी रेखा से नीचे के मछली विक्रेताओं को साइकिल और आइस बॉक्स में 75% अनुदान दिया जाएगा। औषधीय पौधों की बाजार में अधिक मांग को देखते हुए राज्य में इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। रोग निवारण और सौंदर्य प्रसाधनों में औषधीय पौधों के इस्तेमाल का प्रचलन बढ़ा है, जिससे देश और विदेशों में भी औषधीय पौधों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस मांग को देखते हुए राज्य में शतावर, कालमेघ और धृत कुमारी जैसे औषधियों की जैविक खेती के लिए जैविक औषधीय मिशन चलाई जा रही है। किसान भाइयों, यदि आप धान की बुआई करने से चूक गए हो या देर हो गई हो और आप धान की खेती करना चाहते हैं तो घबराएं नहीं। हमारे कृषि विशेषज्ञ कुछ ऐसे किस्मों की जानकारी दे रहे हैं जिनकी सीधी बुआई कर आप धान की अच्छी उपज पा सकते हैं। धान की देर से बुआई के लिए अभिषेक, ललाट और नवीन नामक किस्में अच्छी मानी जाती हैं। खेत की तैयारी कर इन किस्मों की सीधी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। सीधी बुआई के लिए लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। आप अभी भी 125 दिन की वैरायटी किस्म जो है, जैसे अभिषेक है, ललाट है, नवीन है, आप उसको सीधी बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई में आपको बीज की मात्रा जो है ज़्यादा लगेगी। वो ये है कि 60 किलो से 70 किलो एक हेक्टर में, माने 2.5 एकड़ में करीब करीब 30 किलो एक एकड़ में लगेगा। समेकित कीट प्रबंधन कीट व्याधियों से निपटने की वो विधि है जिसमें रोग और कीट के लिए एक पैकेज विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है। चूंकि समय चल रहा है धान के फसलों का, तो आइए हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ऊपरवार भूमि के धान फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके क्या निदान है और खरपतवार के लिए क्या करें। समेकित कीट प्रबंधन ऐसा है कि हमारे जो कोई भी फसल है जिसमें बहुत सारे कीड़े, बीमारी ये सब लगते हैं, तो सबके लिए अलग अलग रोकथाम हुआ करता है। लेकिन समेकित कीट प्रबंधन के तहत हम लोग एक जो फसल उगाते हैं उसी में एक साथ सब कीट और बीमारी को मिला के उसका जो रोकथाम है उसके बारे में हम लोग एक पैकेज देते हैं, जिस पैकेज के तहत सबको रोकथाम हुआ जा सकता है। तो उपरा भूमि धान जो है उसमें प्रमुख 2 कीड़े लगता है। एक तो है येलो स्टेम बर्ड और एक है गंदीपाक। तो ये दोनों जो कीड़े हैं, इस कीड़े के लिए मोनोसिल 1.2 ml पर लीटर में घोल बना के
उसको अगर छिड़काव करें तो ये दोनों का ही होता है, रोकथाम हो जाता है। इस समय के कीट प्रबंधन के अंदर और एक चीज होता है जो खरपतवार, तो इसके लिए नमिनी गोल्ड एक नया दवाई आया है जिसका 200 ml पर हेक्टेयर में आप अगर छिड़काव करते हैं तो उसके लिए ये बहुत लाभदायी होता है 20 दिन के अंदर। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहला और प्रमुख कृषि कार्य है खेत की तैयारी। इस कार्य के लिए सबसे बेहतर उपकरण है पावर टिलर। इस उपकरण का नाम है पावर टिलर। बहुत ही कम समय और मेहनत में इस उपकरण की सहायता से बुआई के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। पावर टिलर जुताई, धुलाई, ढेला फोड़ना इत्यादि सभी कार्यों को आसानी से करके खेत तैयार कर देता है। पावर टिलर द्वारा एक दिन में 6 एकड़ खेत बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनके सफल कृषि जीवन के बारे में। ये किसान अपनी सफल खेती बाड़ी का राज बताते हुए कहते हैं कि ये समय को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, इसलिए खेती बाड़ी के काम में भी समय नहीं चूकने देते। सही समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग इत्यादि कृषि कार्य करते हैं तो इन्हें परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। बिलैती के रोप रही और बहुत सुंदर फरलक और 2 महीना से तोड़ते तोड़ते आवत थी और बहुत सुंदर रेट पाली। एखन 40 रुपये बेचात है और बढ़िया बढ़िया खेती बाड़ी करके छुआ पुता के बढ़िया स्कूल में पढ़ा थी, शादी ब्याह कर ली बेटी मन के और बढ़िया बढ़िया घर दुरा में दिले और बढ़िया ढंग से शादी ब्याह कर रही और टेम्पू मन ले ही और टेम्पू मन से सार सब्जी ले गए बाजार और बेची ले करी ले। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी का दौर जारी है। दलहनी अनाजों के भाव में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की कम आवक से सब्जियां महंगी बिक रही हैं। कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भाव देखें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। चीनी न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 3900 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10200 रुपए से लेकर अधिकतम 10350 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27.3 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। तो मास्टर जी, आप तो हमके जब पूछे कैसे पूछे शुरू करो। हाँ जरूर जरूर, इसमें क्या देर करनी। तैयारी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी, हिने हाल फिलहाल में हमने नहीं सब्जी कर बात कर ली, धान कर बात कर ली। हमके बुझा लेखन तनी सुन दाइल वाला जो दलहनी फसल है सेकर बारे में जानकारी छूटल थे। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है। अरे किसान भाइयों देखिए,
पर्वतिया जी जो है ना वो हमेशा समय पर सही बात करने के लिए जानी जाती हैं ये। और बहुत अच्छी बात है, ये खरीफ का मौसम है आप जानते हैं, और खरीफ के मौसम में जो दलहनी फसलें हैं इनकी खेती कैसे की जाए ये सवाल आपके मन में भी ज़रूर कूद रहा होगा। तो चलिए, खरीफ दलहनी फसलों की खेती आप कैसे करेंगे, कौन कौन सी तैयारियां करेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम बातों की चर्चा करते हैं हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन में आज हमारे सामने चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग डेमोटाण के डॉक्टर योगेश कुमार सर खरीफ दलहनी फसल के बारे में बताएंगे। डॉक्टर योगेश कुमार सर, सबसे पहले तो धन्यवाद मनोज जी, और नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। किसान भाइयों को बताएंगे कि खरीफ फसल में कौन कौन से दलहनी फसल लगानी चाहिए। हाँ, देखिए, जैसे अरहर की अगर हम बात करते हैं, अगर किसान भाई अरहर लगाना चाहता है इस मौसम में, तो अरहर में जैसे अब बात आती है कि कौन कौन सी किस्में हों, उपयुक्त किस्में। तो जैसे इसकी मुख्य कुछ किस्में, जैसे बहार है, किसान भाई ले सकता है। ये लगभग 250 से 255 दिन में पककर तैयार होती है। बहार किसान भाई ले सकता है। और बहार एक ऐसी किस्म है, इसको धान के साथ भी अंतर फसली फसल के रूप में भी किसान भाई ले सकता है, 4 और 1 के रेशियो में। दूसरी किस्म अरहर की जो है, नरेंद्र अरहर 1 है, बिरसा अरहर 1 है, उपास 120 है, लक्ष्मी है। बहुत सारी किस्में हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छी पैदावार देती हैं। अब बात आती है दूसरी दलहन खरीफ दलहन फसल में, जैसे उड़द है। तो उड़द जो है, जो भी उड़द की जो उन्नत किस्में हैं, जैसे पंतयु 19 है, दूसरा बिरसा उड़द 1 है, पंतयु 35 है, उत्तरा है, उत्तरा वैरायटी बहुत अच्छी किस्म है। उत्तरा एक ऐसी किस्म है जिसको किसान भाई गर्मी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में ले सकता है, और दोनों ही ऋतुओं में अच्छी पैदावार देती है। और ये सारी जो उड़द की किस्में हैं 70 से 72 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब बात आती है मूंग की। मूंग में 2-3 जो उपयुक्त किस्में हैं, जैसे पूषा विशाल है, ये IRI न्यू दिल्ली से विकसित की गई किस्में, बहुत अच्छी पैदावार देती है, इसको किसान भाई ले सकते हैं। दूसरी किस्म है SML 668, ये लुधियाना से विकसित की गई किस्म है, इसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। SML 668 को गर्मी और खरीफ दोनों ही कंडीशन में, अवस्थाओं में लिया जा सकता है। दूसरा, ये जो मूंग की किस्में हैं ये 60 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती। एक मैं किसान भाई को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मूंग की जो एक किस्म, दूसरी किस्म है, जैसे जिसको कहते हैं IPM 99-125, या जिसको मेहा के नाम से जानते हैं, मेहा, ये IIPR कानपुर से विकसित की गई किस्म है। ये किस्म जो है 52 से 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और एक किस्म है PDM 139, या जिसको सम्राट कहते हैं, इसका भी उपयोग कर सकता है। अतः मेरे कहने का तात्पर्य ये कि बहुत सारी किस्में हैं जिनका उपयोग कर किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकता है। अच्छी पैदावार के लिए किस्मों का चुनाव मुख्य होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उड़द है, मूंग है और अरहर की किस्मों के बारे में। अगर किसान भाई जैसे अभी खरीफ फसल बारिश ज़्यादा हो रही नहीं लगा पा रहा है, तो जो लेट अगर खरीफ देर में अगर खरीफ ऋतु में किसान भाई लगाएगा तो वहाँ कुल्थी का प्रयोग कर सकता है लेट खरीफ में। जैसे बिरसा कुल्थी 1 बहुत अच्छी पैदावार देती है। एक दूसरी किस्म है मधु, पर मैं किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा कि बिरसा कुल्थी 1 का उपयोग करें और लेट खरीफ में उसका उपयोग कर सकता है। दूसरा, सोयाबीन को भी ले सकता है। सोयाबीन में बिरसा सफ़ेद सोयाबीन, ये अभी जो है हाल ही में विकसित की गई किस्म है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, इसका उपयोग कर सकता है। तो बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी फसलें हैं जिनका उपयोग कर किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार ले सकता है। हाँ सर, अब किसान भाइयों को बताएंगे कि दलहनी फसल के लिए खेतों को यो विशेष तौर पर तैयार कैसे करेंगे। हाँ, ये बात आपने देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी दलहनी फसल, चाहे वो खरीफ की हो या रबी की हो, इसमें ज़्यादा न तो उर्वरक की आवश्यकता होती, ना ज़्यादा ये जुताई और उसकी आवश्यकता होती। जो 2 जुताई अगर किसान भाई कल्टीवेटर से करके और उसमें जो है उसकी बुवाई, बीज की बुवाई कर दें। कोशिश करें कि बीज को लाइन में बोएं। लाइन में बोने का बहुत फ़ायदा रहता है, निकाई गुड़ाई है या दूसरे हैं, और लाइन में बोने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि बीज को जो पर्याप्त गहराई पर जाना चाहिए वो वहाँ पे पहुँचता है।
जो चिड़िया वगैरह दूसरे से जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होता है और पैदावार भी अधिक होती है। तो 2 बार खेत की जुताई कर दें, उसके बाद लाइन में कूड़ों में बीज की बुवाई करें। अब बात आती है कि कितना खरपतवार डालें। तो जो भी दलहनी फसल है इसमें खरपतवार, ज़्यादा खरपतवार की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले तो किसान भाई बीज को उपचारित करके लगाएं। उपचारित करने से जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम से बीज को उपचारित कर दें। राइजोबियम हर दलहनी फसल के लिए अलग अलग होता है। अगर आप अरहर का राइजोबियम अलग है, उड़द का अलग है, मूंग का अलग है, तो ये राइजोबियम को आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। एक राइजोबियम का पैकेट 8 से 10 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। उपचारित करने की विधि सिंपल है। भगोने में आधा लीटर पानी लें, उसमें जो है 100 ग्राम गुड़ डाल के उसमें राइजोबियम का पैकेट डाल दें और उसमें 10 किलो जो बीज है जिसको उपचारित करना है उसमें डाल के अच्छी तरीके से हाथ से मिलावें। उसके बाद छाया में सुखा दें और दूसरे दिन उसको जो है बीज की बुवाई कर दें। अब खरपतवार उर्वरक में जो 20-40-20-20 के रेशियो में नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, अगर जहाँ जिंक की कमी है वहाँ 20 किलोग्राम जिंक या सल्फर की कमी है वहाँ सल्फर का उपयोग करें। तो सर किसान भाइयों को बताएंगे कि उर्वरक की सही मात्रा क्या होनी चाहिए जिनका प्रयोग ये खरीफ दलहनी फसल में करेंगे? हाँ, जैसे हमने देखा है कि किसान भाई जनरली यहाँ जो दलहनी फसल में डीएपी का उपयोग करते हैं, तो 100 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तथा 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास उसमें डाल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर दलहनी फसल की बुवाई करें। और अगर हो किसान के पास जैसे FYM है, गोबर की खाद है, सड़ी गली या कंपोस्ट है, उसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ अवश्य मैं बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ की ज़्यादातर जिलों की मिट्टी अम्लीय है, वहाँ चूने का प्रयोग जरूर करें कूड़ों में। जैसे 3.5 से 4 किलो 3.5 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूने का प्रयोग कूड़ों में करें। जब उर्वरक डालते हैं उसी समय चूने का भी उपयोग कर दें, क्योंकि जो उससे काफ़ी हद तक जो है जो अम्लता है उसको निष्क्रिय किया जा सकता है और अच्छी पैदावार मिल जाएगी। और किसान भाइयों को बताएंगे डॉक्टर साहब कि इनमें कौन कौन से कीड़ों से सावधानियां बरतने चाहिए और उनका निवारण का क्या क्या उपाय होना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें खरीफ में जो दलहन फसल लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं और कीड़े भी लगते हैं। तो बीमारियों में जो मोजेक वायरस होता है, जो येलो पत्ता जैसे मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, जो पत्ता सिकुड़ता है वो एक बीमारी वो कीड़े से लगती है जिसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं। इसके लिए एक दवाई है एपिडाक्लोरोप्रिड, इसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, इसको डालें। और ये एक वायरस डिसीज़ भी पैदा करती है तो उससे बचा जा सकता है। दूसरा जो इसमें कीड़ा लगता है, एक जब दाने बनने लगते हैं तो जिसको कहते हैं फली भेदक, इससे बचने के लिए बाज़ार में दवा उपलब्ध है जिसको कहते हैं इंडोक्साकार्ब या जिसको धावा गोल्ड के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। या दूसरी दवा है स्पाइनोसेट, इसका भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब का छिड़काव जो है, ये कीड़ा लगता है फली में दाना जब बनता है उस समय अगर 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतर पर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को खरीफ फसल के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, देखो मास्टर जी, जे और विशेषज्ञ हैं, योगेश जी जैसे कि हैं, इतना बढ़िया से सब कुछ के बताए दो है ना कि जितना भी मन में शंका मन रहेला नहीं, सब एकदम दूर हो जाएगा। अरे भाई देखिए, हमारी शंकाओं का समाधान हो और हम जानकारियाँ लेकर के कुछ सफल बने,
इसीलिए तो हम कृषि दर्शन का अंक लेकर के आते हैं और हमारे किसान भाइयों की सफलता ही तो हमारी पूंजी है। सही कहा थी मास्टर जी। हाँ। अच्छा ये बताओ जी, हमरे जो इतना जानकारी राउर से लेवत रहीला और इतना बढ़िया बढ़िया बात मन बतात रहीला, तो इसन तो बहुत किसान मन होवे जेवन फायदा उठा के बहुत बढ़िया करत होवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो हमसे जानकारी लेते हैं और बहुत सफल किसान हैं वो आज। तो आपका क्या इरादा है, क्या है? हाँ, हम सोचा थी कि अगर इसने किसान मन से भेंट होता है खोले हमरो को नया नया सीखती कि नहीं कि उमन कैसे जानकारी का फायदा उठाना और कैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वाह वाह वाह, देखिए किसान भाइयों, पर्वतिया जी हमेशा आपके मन की बात कहती हैं और आप भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो चलिए हम आपको एक सफल किसान श्री हरिचरण महतो जी से मुलाकात करवाते हैं आपकी और देखते हैं कि उनकी सफलता किस क्षेत्र में मिली है, क्या क्या उन्होंने सफल होने के लिए किया। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमें रांची जिला के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत करांजी गांव में यहाँ बातचीत करेंगे एक सफल कृषक हरिचरण महतो जी। ये वैसे खेती सभी फसलों की करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से महारत हासिल है इन्हें बैगन की खेती के बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं बैगन की खेती के बारे में। हरिचरण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। हरिचरण जी, आपके खेत में लहलहाती बैगन की फसल देख के मन तो काफ़ी गदगद होती है, हरियाली भी आ जाती है। लेकिन आप इस फसल की तैयारी के लिए कब से आप खेतों की चयन कैसे करते हैं और तैयारी के लिए जुताई कुड़ाई कब से शुरू करते हैं? ये खेती के जुताई हम जब जनवरी फरवरी से ही जुताई कुड़ाई हम करना शुरू करते हैं और जुताई कुड़ाई के बाद में उसको खूब तरह से उसको हम जोतते हैं, 4-5 हाथ जोत लेते हैं। उसके बाद में ये चूना उना डालते हैं, चूना उना डाल के जो खर पतवार रहता है उसको सभी को बीच बिछा के उसको किनार कर देते हैं ताकि कि उसमें कीड़ा का प्रकोप ना हो। ये तो हो गई खेत की तैयारी के संदर्भ में, लेकिन आप खेत की तैयारी से पहले आप मिट्टी का भी चयन करते होंगे। इसके अलावे आप उपचार के लिए चूना डालते हैं, प्लस वो आप बिचड़ा का भी तैयारी करते होंगे। तो बिचड़ा से पहले आप बीजा के बारे में, कौन सा बीजा किस मौसम में सबसे अच्छी रहती है, इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये जैसे कि ये तैयार हो जाता है उसके बाद में हम मटर लगा देते हैं। मटर लगाने के बाद में ये जो देवन की खेती जो आती है दोमट मिट्टी है, इसमें हम लोग 3 फसल की भी खेती होती है। जैसे मटर जो निकलने के बाद में हम ये बैगन का बिचड़ा तैयार करते हैं, उसमें चारों तरफ से डिपा कर लेते हैं, ऊंचाई कर लेते हैं, हम बीट बनाते हैं और उसको लाइन लाइन करके छीट देते हैं। और छीटने के बाद में जब वो उसमें क्या क्या देते हैं बिचड़ा में? बिचड़ा में हम जैसे रासायनिक खाद देते हैं और जो पौधा को ना काटे करके उसमें पाउडर के छिड़काव करते हैं, जो दिमाकोला पाउडर हुआ। उसके बाद में रासायनिक खाद के देने के बाद में वो बिछड़ा वो छीट देते हैं। उसके बाद में वो गोबर खाद डाल देते हैं और वो फुलझड़ी से हम पटा के वो भी पौधा जन्मिशन करा लेते हैं। एक तरफ आपका बिचड़ा तैयार करते हैं, दूसरी तरफ आप खेतों की भी तैयारी करते हैं। तो उसकी तैयारी आप बिचड़ा जैसे डाले उसी समय से शुरू कर देते हैं या उसके पहले से आप तैयारी करते हैं, और क्या करते हैं उसको? उससे पहले ही हम बिचड़ा की तैयारी करते हैं, तब ना हमारा खेत तैयार हुआ तक बिचड़ा तैयार हो जाता है तो हम लगा लेते हैं। कितने दिन लगती है बिचड़ा तैयार? बिचड़ा तैयार होने में कोई करीब 20-15-22 दिन में वो तैयार हो जाती है। जैसा बिचड़ा हो, जैसे बैगन को हो तो कम से कम 1 महीना भी लग जाता है। और मटर जैसे लगाना हुआ तो तुरंत ही तो दुकान से ही खरीद के लाते हैं, तुरंत उसको लगा लेते हैं। खास तौर से आप बिचड़ा कहते तो तैयार, लेकिन आप किस्म नहीं बता रहे हैं बार बार, या तो आप सीक्रेट रखना चाह रहे हैं कि कौन सा किस्म आप खास तौर से गर्मी के दिनों में बिचड़ा के लिए चयन करते हैं ये खेती के लिए। उसके अलावा बिचड़ा में क्या क्या बीमारी लगती है तो उसका उपचार क्या क्या करते हैं? बिचड़ा में जैसे कि हम बैगन के खेती करते हैं, बैगन के खेती में जो मरने की शिकायत है जो बगल में दिख रहा है, बिचड़ा में क्या क्या बीमारी लगती है? बिचड़ा में वो तना छेदक, मुरझाऊ जो कुकड़ो उसका आगा जो अति हो जाता है। जो बैगन का जो बिचड़ा है जो भी अनारा जो कहते हैं जो 218, उसके बाद में एक होता है जो सफ़ेद बैगन, वो होता है बेंजोसिटल, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बिचड़ा हम वही अथी करके छीटते हैं और छीटने के बाद में वो ये कर लेते हैं। वो बैगन तो हमारे 2-3 किस्म का, इनकी सबसे अच्छा बैगन अभी भी अनार है।
बीएनआर है। उसके अलावा बिचड़ा जब करते हैं तो बीमारी क्या क्या लगती है? उसमें पीलापन होता है। पीलापन में हम वही डाइथिन 45 ही देते हैं, और जो उसमें जो बिचड़े तैयार करते हैं उसमें जो घास पूरा जो होता है उसको हम निकाल के उसमें यूरिया का छिड़काव करते हैं, और डाइथिनम के छिड़काव करते हैं तो पीलापन दूर होता है। यूरिया का इसलिए कि पीलापन दूर हो और पौधा जल्दी तैयार हो। हाँ। इसके अलावे जैसे बिचड़ा आपका तैयार हो गया, अब खेत में भी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ खेत जब तैयार हो जाती है तो उसको लगाने के लिए आप पौधा से पौधा की दूरी, दर से दर की दूरी कितना रहता है और भोचो से भोचो की दूरी, ये सब आप बताइए, पूरा विस्तार से बताएं। माने बिचड़ा तैयार होने के बाद में जब खेत तैयार हो जाता है तो उसको हम दर को सुटते हैं, करीब 1.5 फीट के मोटाई होता है, और 1.5 फीट का भी माने दूरी में गड्ढा का भी दूरी करना पड़ता है। और गड्ढा जब हम गड्ढा ज़्यादा करते हैं तो उसमें नमी होता है, और गर्मी के फसल में हमको थोड़ा सा घना ही गड्ढा कोड़ना पड़ता है। जो नमी रहता है, नमी में ये होता है कि जो उस फल का आकार वो कभी उसका रंग फटता नहीं, रंग फटता नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा ही सामने सामने में कोड़ के ही हम लगाते हैं। लगाने के दौरान क्या क्या डालते हैं? उसमें रासायनिक खाद डालते हैं। रासायनिक खाद के बाद में क्या रासायनिक खाद, पूरा विस्तार से? DAP हुआ, DAP फास्फोट, उसके बाद में ये गोबर खाद डाल देते हैं। गोबर खाद डालने के बाद में हम पटाते जाते हैं, उसके बाद में उसको रोपते जाते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि बैगन की फसल ऐसी है जिसको लगाने के लिए पहले नहीं लगाते हैं, पहले आप खेतों में भुच्चो तैयारी कर ले सब कुछ, उसके बाद में उसको सिंचाई के बाद में डालते हैं पौधा को। सिंचाई करके ही उसको गाड़ना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप डाल दिए उसमें तो कितनी अंतराल में आप पटाते हैं, फिर उसका खरपतवार कितनी दिनों के बाद में हटाते हैं? सिंचाई कितने अंतराल में? गर्मी के दिनों? गर्मी के दिन में एक दिन आतर छोड़ के एक दिन पटाना पड़ता है। उसके बाद में 2-3 पटवन होने के बाद में उसको हमको कोड़ देना होता है। खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसको जो भी घास पूरा उसको निकाल देना पड़ता है। और उसके बाद में जैसे उसका नमी जो उड़ जाता है, नमी उड़ने के बाद में हम उसको फिर सोट के फिर पटाना शुरू कर देते हैं। पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसके बाद में उसमें क्या क्या चीज़ देते हैं? फिर उसकी सुटाई कोई चीज़ उसमें और रासायनिक जल्दी पौधा बढ़े उसके लिए क्या क्या चीज़ करते हैं? उसमें यूरिया देते हैं, DAP देते हैं, बायोजान देते हैं जो कि उसके दानेदार होता है, जो यूरिया में DAP में फेंट के दिया जाता है। जैविक खाद के लिए रासायनिक खाद हम डालते हैं, जो यूरिया हुआ, DAP हुआ, धनजाइम हुआ, ये अलावे हम देते हैं। और उसके बाद में उसके देने के बाद में जो हम लाठी कर देते हैं तो उसमें कीड़ा, रोपने के बाद में कीड़ा भी होता है, तो कीड़ा में हम उसको जैसे डाइथिनम 45 के छिड़काव करते हैं, इंडोसेल के छिड़काव करते हैं, और ये मेरा आदि फेम हुआ। अब जो पौधा बढ़ने के लिए हमको बायोजान का छिड़काव करना पड़ता है। बायोजान का विटामिन जो होता है। इसके अलावा खास तौर से हम देखते हैं बैगन में 3 तरह की बीमारी सबसे ज़्यादा लगती हैं। एक बैगन का फल छेदक कीटाणु जो काना होता है जिसको बोलते हैं। दूसरा एक पौधा छेदक जो ऊपर से टहनी, आधी टहनी सूखती है। इसके लिए आप क्या उपचार करते हैं? नीचे जो ऊपर के लिए जो काने छेदक जो होता है उसमें हम काल देते हैं। काल के बाद में मिसाइल भी दे देते हैं। मिसाइल और काल को ये सबको फेंट के देने से, उनको मिक्स करके देने से उसका छेदक रुक जाता है। तो हरिचरण जी इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। पर्वतिया जी, अब हम लोगों को चलना पड़ेगा। एकदम सही कहते हैं। हम चाहते हैं किसान भाइयों कि आपसे ढेर सारी बातें करते रहें, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें आपसे विदा लेना पड़ेगा। तो अब आज कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमारी पूरी टीम के साथ हमें दीजिए अनुमति। जोहार।